एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज हम एक फ्रेश टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज VBD, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ क्लास 11 के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। क्लास 12 में एक टॉपिक आप पढ़िएगा, यही से आपको हिंट कर देते हैं अगर कोई क्लास 12 का बच्चा देख रहा है, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर आप वहां पे CFT पढ़ेंगे ना तो आपको पहले VBD आना चाहिए, तब आपको CFT समझ में आएगा। तो VBD आज हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग बढ़िया से एक एक कंसेप्ट को सीखिएगा। तो सबसे पहला इस सवाल से हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास कि VBD हम पढ़ते क्यों हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो हमें ये बात पता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है। वो टाइप ऑफ बॉन्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, दैट में बी आयनिक, दैट में बी कोवेलेंट, दैट में बी कोऑर्डिनेट और डेटिव जिसे कहते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करता है। तो पहले टाइप ऑफ बॉन्ड को डिलीट कीजिए दिमाग से, एक ही टाइप का बॉन्ड दिमाग में चलना चाहिए, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? VBD ये बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के पीछे का प्रोसेस क्या है, बनने के पीछे का जो प्रोसेस है वो क्या है। आपने जो स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा, इसके पहले डाइपोल मोमेंट पढ़ा, स्ट्रक्चर्स पढ़ा, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें आप जो बॉन्ड बना रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, वो बॉन्ड कैसे बनता है, उसके पीछे का जो हिस्ट्री है, उसके पीछे का जो प्रोसेस है, वो डील करता है VBD। क्लियर है कि नहीं? कोवेलेंट बॉन्ड बनने के पीछे जो प्रोसेस है उसको डील करने के लिए कौन आया? VBD। तो सबसे पहले इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ वो कहां से हुआ देखिएगा, इट वाज डेवलप्ड बाय हिटलर एंड लॉन्डन। ये वो वाला हिटलर नहीं है, ठीक है ना, हिटलर एंड लॉन्डन इन 1927 फर्स्ट टाइम इसके बारे में डिस्कशन हुआ। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको मॉडिफाई किया गया, बाद में लिख रहा है, एंड मॉडिफाइड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर इन 1931 में इसको मॉडिफाई करके आपके सामने रखा गया, जो कि आपके सामने है। ये मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें जो जो प्रॉब्लम था उसको हटा करके ही हमने लिखा है। क्लियर है कि नहीं? जो एक्चुअल बात है उस पर बात करेंगे, जो अप टू डेटेड है। क्लियर है कि नहीं? अब हो सकता है कि कल कुछ नया बात आ जाए तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टिल द डेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, समझते चलेंगे ध्यान से, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ना पड़ेगा। इस थ्योरी को पहले से ही बता दे, इस थ्योरी को पूरा समझने के लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि एंड तक हम क्वेश्चन लेंगे और उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस आता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी मत सोचिएगा कि 4-5 पॉइंट पढ़ लिया तो हमने VBD पूरा कंप्लीट कर लिया। नो वेज, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको शुरू से लेकर अंत तक बना रहना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा VBD का। पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेगा। टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो क्या होना चाहिए? टू एटम्स मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर। दो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, so that orbitals of one overlap with the other। एक एटम आ रहा है, एक एटम आ रहा है, दोनों क्लोज आ रहा है, और दोनों एटम इस प्रकार क्लोज आएंगे कि दोनों एटम का जो ऑर्बिटल्स होंगे, एटम का ऑर्बिटल समझते हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब क्या करेंगे? एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब समझ में आता है, एक है ऑर्बिटल इस तरह से, एक ऑर्बिटल आकर के इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ओवरलैपिंग कैसे होता है वो डिस्कस करने का विषय है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ ओवरलैपिंग्स क्या क्या है। पहला बात, क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दो एटम्स क्लोज आएंगे और अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराएंगे। क्लियर है कि नहीं? अब वो कौन से ऑर्बिटल्स होंगे उसके बारे में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, लिख रहा ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ऑर्बिटल्स जिसके पास क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड मतलब समझ में आ रहा है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑफ एंटी स्पिन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एंटी स्पिन ओवरलैप विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 1 होना चाहिए, पहला बात, और दूसरा ऑर्बिटल जो होगा उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन एंटी स्पिन होना चाहिए। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। इन दोनों के बीच क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। कैसे होगा वो देखेंगे। पहले थ्योरी को तो समझ लें कि क्या होने वाला है आगे, स्टेप वाइज एकदम समझ में आ रहा है। पहला बात, एटम क्लोज आना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। कौन कौन ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना? सर हाफ फील्ड बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिटल में होगा वही ओवरलैप कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है यहां तक? एंटी स्पिन होना चाहिए, दूसरा बात यहीं पे लिखा हुआ है। क्लियर? आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, आफ्टर ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग हो जाएगा उसके बाद बात कर जब ओवरलैपिंग दोनों के बीच हो जाएगा तो यहां लिख रहा है, आफ्टर ओवरलैपिंग अ न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म। एक नया
लोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, जिसका नाम हम देंगे आगे जाकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको? हाइब्रिड ऑर्बिटल। A new localized bond orbital is formed which has maximum probability of finding the electrons। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगा। सपोज एस ऑर्बिटल आप जानते हैं तो सर, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, सबके शेप्स पता है ना। तो एस ऑर्बिटल हम बता रहे हैं कि मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है, एक और एस ऑर्बिटल है, एक एटम का ये एस ऑर्बिटल, दूसरा एक एस ऑर्बिटल आ रहा है उधर से और इसके साथ ओवरलैप कर गया, इस प्रकार, इस टाइप से ओवरलैप कर गया। क्लियर है? तो यहां पर जो ओवरलैप स्पेस दिख रहा, ओवरलैपिंग स्पेस दिख रहा, इसी जगह पर क्या होगा, ये मान लीजिए एस था, ये भी एस था, ये दो इलेक्ट्रॉन आपको जो मिलेगा, कहां पर मिलेगा? यहां पर मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बोलिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं मिलेगा? यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम कह रहे हैं एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, हम बता रहे हैं। क्लियर है ना? और ये वो जगह है जिसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और इसी जगह में इलेक्ट्रॉन का पाने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, वो मैक्सिमम होगा बाकी जगह के कंपैरिजन में, मिक्स होने के बाद। लेकिन आफ्टर ओवरलैपिंग से पहले इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में अपने था, उसमें भी अपने था, लेकिन जब मिक्स हो गया तब एक नया ऑर्बिटल बन गया है, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। उस जगह पर इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस सबसे ज्यादा है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो बन जाएगा, अब जैसे ओवरलैपिंग हो गया, ओवरलैपिंग होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो चुका है, एक जगह पर हो चुका है, अब इससे क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसके बारे में आगे डिस्कस होगा। ये जो बोल रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, क्यों बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स। यहां अट्रैक्शन हो रहा है। सर, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कैसे? तो आपको हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा फिजिक्स का बात। क्या है फिजिक्स का बात? भाई साहब, एक वायर है, मान लीजिए इस तरह से, एक वायर में करंट चल रहा है इस तरह से, इसके जस्ट बगल में एक और वायर हमने रखा, लेकिन इस पे करंट का डायरेक्शन हम कर दिए इधर। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पक्का नीचे चल रहा होगा, अगर करंट नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पक्का ऊपर चल रहा होगा। और दोनों ही बात आप समझ सकते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, क्लास 12 फिजिक्स में आपको पढ़ना है कि जब इन दोनों को पास पास रखा जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। याद रहेगा ये बात। लेकिन ऑपोजिट होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर चलना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर चलना चाहिए, या एक करंट इसमें इधर चलना चाहिए, एक करंट इसमें चलना, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। इसी का जस्ट रिवर्स अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए दोनों ही वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों ही वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन भी सेम होगा, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन की जगह पर क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वायर इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये वायर इसको उधर फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, आगे बात करेंगे हम क्लास 12। फिलहाल ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर इस वायर के जगह में हम कॉइल ले ले, कॉइल मतलब समझ में आ रहा है? इस तरह से कॉइल ले ले, इस तरह से हम कॉइल लेते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन कॉइल में घूमता है ना, मतलब कॉइल में घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है ना, समझ में आ रहा है? तो उसको हम कॉइल मान रहे हैं। क्लियर है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों का ऑपोजिट स्पिन दिख रहा है आपको, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है तो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट ही तो करेगा ना, अट्रैक्ट ही तो करेगा। तो बोल तो रहा है कि जो दो ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए? एंटी स्पिन होना चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तभी जाकर के अट्रैक्शन होगा, तभी जाकर के ये ओवरलैप होगा। अगर सेम स्पिन होता तो क्या हो जाता? दोनों में रिपल्सन हो जाता, ओवरलैप कभी होता ही नहीं, बॉन्ड कभी बनता ही नहीं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा फिजिक्स इसमें एंटर कर गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन। एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, अगर सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन होता है अट्रैक्शन कभी नहीं होता। एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब जाके अट्रैक्शन होता है और ओवरलैपिंग होता है, और इस ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है। क्लियर है? तो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और कुछ पॉइंट्स है जो पीपीटी में लिखा हुआ, उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, फिर एग्जांपल बनाएंगे। फिर से कह रहे हैं लास्ट तक बने रहिएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ा, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से,
लेट सपोज हमारे पास ये मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मान लीजिए एक ऑर्बिटल है। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है आकर के, देखिए ध्यान से कितना ओवरलैप किया है, दिस इज द ओवरलैपिंग। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग का मतलब कितना ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, बताइए कि ओवरलैप ज्यादा हो गया ना। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग का मतलब होता है ग्रेटर ओवरलैपिंग स्पेस, कितना ज्यादा एरिया ओवरलैप करने के लिए यूज कर रहा है। क्लियर, पहला बात। तो बोल रहा है ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। आपको भी समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, ये इतना थोड़ा सा ओवरलैप किया था, तो बॉन्ड लेंथ पे ध्यान दीजिएगा। अब ओवरलैप ज्यादा कर लिया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखो ना, ये मान लीजिए एटम है, यहां पर एटम है, क्लियर है, एक ऑर्बिटल लेकर के आ रहा था, ऑर्बिटल लेकर आ रहा था, ओवरलैप थोड़ा सा किया था तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा था। अब क्या हो जाएगा, ओवरलैप अगर ज्यादा हो गया है तो बॉन्ड लेंथ कम हो चुका है। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ जब क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, छोटा हो जाता है बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी द अट्रैक्शन। ऑब्वियसली ये जो ओवरलैपिंग हुआ होगा ज्यादा, किस वजह से हुआ होगा, इस एटम और इस एटम के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हुआ होगा, तभी जाकर के लिख रहा मोर विल बी द अट्रैक्शन। और क्या चीज ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। आपसे पूछ रहे बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा लेंथ वाले बॉन्ड का कि कम लेंथ वाले बॉन्ड का? कम लेंथ वाले बॉन्ड का। उसको कम लेंथ वाले बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी देकर के आपको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो इसका मतलब जो स्मॉलर बॉन्ड होता है, स्मॉल लेंथ वाले बॉन्ड होता है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। आप लिख सकते हैं मोर विल बी द अट्रैक्शन एंड मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, उतना ज्यादा एनर्जी देकर आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब वो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है। लिख रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड विल आल्सो बी हाई। कितना बातें यहां से निकल के आ रहा है। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग का स्पेस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इससे क्या क्या चीजें होंगे हम यहां पर ब्रीफ कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स बढ़ जाएगा, हाँ ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं। मोर विल द अट्रैक्शन एंड मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। सो दीज आर द रिजल्ट्स फॉर ग्रेटर ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग कम होगा तो इसका रिवर्स होगा। क्लियर है कि नहीं? जितना ज्यादा स्पेस होगा ओवरलैपिंग का उतना अच्छा बात है, स्टेबल उतना ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब ये ओवरलैपिंग ज्यादा होगा कि कम होगा, कैसे पता चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। कब होगा ओवरलैपिंग ज्यादा, कब होगा कम? तो ये दो बात पे डिपेंड करता है, लिखना ध्यान दीजिएगा। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन, ये ओवरलैपिंग ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, ये दो बात पे डिपेंड करता है। कौन सा दो बात? पहला बात लिख रहा है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन ओवरलैपिंग। किस तरह के ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि 2s भाग ले रहे हैं, कि 2p भाग ले रहे हैं, कि 3s भाग ले रहे हैं, कि 3p भाग ले रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस बात पर डिपेंड करता है। अब ये सवाल आता है, सर 1s भाग लेगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा कि 2s भाग लेगा तो ज्यादा होगा? वो नेक्स्ट बात है, लेकिन फिलहाल किस बात पर डिपेंड करता है ये समझने का कोशिश कीजिए कि ऑर्बिटल का नेचर क्या है, ये देखना पड़ेगा। ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा कि कम हो रहा, पहला बात। दूसरा बात यहां लिख रहा है, एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है इस बात पर भी डिपेंड करता है। आगे जाके आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में दो टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं। एक होते हैं आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग, या हेड ऑन ओवरलैपिंग ही बोलिए, अभी क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और दूसरा होता है एक और टाइप का ओवरलैपिंग आपका, इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल या पैरेलल भी बोलते हैं ओवरलैपिंग। अभी थोड़ा देर में हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, दूसरा होता है लेटरल ओवरलैपिंग। क्लियर है? आप थोड़ा देर में खुद बता दीजिएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होने से ज्यादा स्पेस होता है, मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होने से कम स्पेस होता है। आप खुद बताइएगा, अभी थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। और यहां पर आपने क्या सीखा कि ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो किस टाइप का है, मतलब 1s है कि 2s है
कि 2p है कि 3p है, कौन इन्वॉल्व हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। अब कैसे पता चलेगा कि अगर 1s इन्वॉल्व हो रहा है तो ज्यादा ओवरलैपिंग है कि 2s इन्वॉल्व हो रहा है तो ज्यादा ओवरलैपिंग है? उसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, ध्यान दीजिए। मोर क्लोज द वैलेंस शेल आर टू द न्यूक्लियस, जो वैलेंस सेल भाग ले रहे हैं और ओवरलैपिंग में, वो जितना ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस का, मोर विल बी द ओवरलैपिंग एंड द बॉन्ड एनर्जी विल बी हाई। ओवरलैपिंग ज्यादा होने से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, यहां लिख दिए, बार बार बोलने की जरूरत है। समझ में आ रहा कि नहीं? जितना ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के जो ऑर्बिटल, वो अगर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है ओवरलैपिंग में तो वो ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पार्टिसिपेट किया है 2s और पार्टिसिपेट किया है 3s, तो कौन ज्यादा ओवरलैपिंग स्पेस देगा? 2s। क्यों? क्योंकि 2s इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन 3s। यस और नो? ये भी स्फेरिकल है ऑब्वियसली, ये भी स्फेरिकल है ऑब्वियसली, आई नो इट, बट फिर भी ओवरलैपिंग स्पेस कौन ज्यादा देगा? 2s ज्यादा देगा। क्यों ज्यादा देगा? इट इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा? आपको देखना यह है कि कौन ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस का, वो ज्यादा ओवरलैपिंग स्पेस देगा। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे बोला था ना नेचर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग, तो कौन ज्यादा ओवरलैपिंग स्पेस देगा? जो ज्यादा क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा वैसा ऑर्बिटल ज्यादा ओवरलैपिंग स्पेस देगा। और यहाँ पे तो हमने आपको बता ही दिया कि ये अलग से पढ़ना है आपको, दो टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करें, आगे बात करें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन टू सबसेल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल, जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल बनाए, सेकंड एनर्जी लेवल बनाए, थर्ड एनर्जी लेवल बनाए। फर्स्ट एनर्जी लेवल में मतलब सिर्फ 1s रहता है, आपको पता है। सेकंड एनर्जी लेवल में 2s और 2p रहता है। थर्ड एनर्जी लेवल में 3s रहता है, 3p रहता है, 3d रहता है। तो सेम एनर्जी लेवल का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि सेम एनर्जी लेवल में प्रेजेंट अगर दो ऑर्बिटल है और वो भाग ले रहे हैं ओवरलैपिंग में, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, बिटवीन टू सबसेल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल द सबसेल मोर डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड, ध्यान से, मोर डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड shows more overlapping। अगर सेम एनर्जी लेवल के दो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन ज्यादा ओवरलैपिंग शो करेगा? तो कह रहा है कि जो ज्यादा डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड है, डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब क्या है अभी हम समझाएंगे, डोंट वरी। जो ज्यादा डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो ज्यादा ओवरलैपिंग देगा। आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा पुराने चीजों पर हम जाएंगे, क्या ना आप बताइए जरा, s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? तो आप बोले स्फेरिकल होता है। बोले सर बहुत बढ़िया। अगर ये स्फेरिकल है, s ऑर्बिटल क्या होता है बच्चा? स्फेरिकल होता है। अगर स्फेरिकल होता है तो क्या इसका कोई डायरेक्शन है फिक्स? नो, इट इज नॉन डायरेक्शनल। पढ़ाया गया होगा आपको पहले भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो समय बताए थे ये चीज। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाए होंगे तब पढ़ाए होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी हो। एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है और ये डायरेक्शन नहीं होता इसके पास, किसी भी डायरेक्शन से आकर के अटैक कर सकता है किसी के पास। लेकिन जब आप पी ऑर्बिटल में जाते हैं तो डंबल शेप का बनाते हैं, और डंबल जो होता है आपको पता है बाबू, पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 टाइप के आपने पढ़ा होगा ना, तो इसके पास डायरेक्शन है। इसका मतलब इट इज डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड। यस और नो? समझ में आया डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब? तो कौन ज्यादा डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड है, एस है कि पी? पी है ऑब्वियसली, इसके पास डायरेक्शन है, एस के पास तो कोई डायरेक्शन है भी नहीं, तो किधर से भी आकर के ओवरलैप करेगा एस, ओवरलैपिंग स्पेस उतना ही देगा। लेकिन अगर पी ओवरलैप करने के लिए आ रहा है तो चूंकि डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड है तो ज्यादा ओवरलैपिंग स्पेस देगा। यहां ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ ओवरलैपिंग स्पेस या बॉन्ड एनर्जी, एक ही बात है। ओवरलैपिंग स्पेस ज्यादा मतलब बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। तो यहां हमने एक ऑर्डर लिखा है, 2s और 2s के बीच में ओवरलैप हो रहा है तो सबसे कम ओवरलैप होगा 2s और 2p के बीच के कंपैरिजन में, और 2p और 2p अगर ओवरलैप कर रहा है तो सबसे ज्यादा ओवरलैप कर रहा है। क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों ही डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड है, 2p और यहाँ पे 2s कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है डायरेक्शनली, लेकिन 2p है, और यहाँ दोनों ही डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कहाँ? 2p, फिर 2s 2p, फिर 2s 2s। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब यहाँ बात समझ में आ गया। s डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, p होता है ऑब्वियसली, d भी होता है, f भी होता है। क्लियर है कि नहीं? उतना दूर तक आपको जाना नहीं है, आपको जो सिलेबस है उसके हिसाब से बता रहे हैं। p आपका बहुत हो गया, लेकिन फिर भी d का कुछ एग्जांपल्स हम देंगे ताकि आप
यूज टू हो सके क्लास 12 के लिए। रेडी है? आगे बढ़े हम। क्या सारी बातें समझ में आ गया? मर जा रहा है? अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना है ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आपका 9th नंबर पॉइंट की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 9th पॉइंट क्या कह रहा है? अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया, फिर कर रहे हैं। कुछ और एक्स्ट्रा बातें यहाँ से ऐड होती चली जाएगी। एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अभी आपने पढ़ा कि एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, चारों तरफ सिमेट्रिकल होता है ना। सिमेट्रिकल मतलब समझते हैं आप? कहीं से भी इसको काटिएगा, मान लीजिए डायमीटर यहाँ है, इसको ऐसे काटिएगा तो इधर इधर सेम हो जाएगा, ऐसे काटिएगा तो भी ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, जैसे भी काटिए। ये क्या है? सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल जब किसी के साथ ओवरलैप करने के लिए आएगा तो एक ही तरीका होगा ओवरलैपिंग का। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरलैपिंग कितने टाइप के होते हैं। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस हम किए थे, बाय द वे फिर से हम डिस्कस करते हैं। ओवरलैपिंग साइड में आप लिख के रख सकते हैं कि ओवरलैपिंग 2 टाइप के होंगे। एक होगा आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग और दूसरा होगा लैटरल। कभी कभी इसको हम पैरेलल भी बोलते हैं। क्लियर है? 2 टाइप के ओवरलैपिंग होंगे। क्लियर है? सुनो ध्यान से। जब एस ऑर्बिटल के साथ मिलेगा तो हेड ऑन होगा। जब एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ मिलेगा तो भी हेड ऑन होगा। लेकिन जब एस ऑर्बिटल के साथ पी ऑर्बिटल मिलेगा तो हेड ऑन होगा। अगर पी ऑर्बिटल के साथ मिलेगा तो भी हेड ऑन हो सकता है। लेकिन अगर पी ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है तो लेटरल भी हो सकता है। बस चांसेस आपको बता दें। जब एस और एस मिलेगा हमेशा हेड ऑन, एस पी मिलेगा हमेशा हेड ऑन, पी पी जब होगा तो हेड ऑन भी हो सकता है और लेटरल भी हो सकता है। हम सब करके दिखा देते हैं। ठीक, संतुष्टि हो जाएगा मन। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले ओवरलैपिंग हम समझेंगे, हेड ऑन भी देखेंगे और लेटरल भी देखेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से, बाद में इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, रखा हुआ है, लास्ट में पढ़ते हैं। पहले आप लिखते चलेंगे। पहले हम ओवरलैपिंग देखने जा रहे हैं। एस ओवरलैपिंग। अगर एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो किस तरह से ओवरलैप होगा? तो लेट सपोज ये एक एस ऑर्बिटल है, दैट में भी 1s 2s 3s एनी एस। बट समझ में आ रहा? एक और एस ऑर्बिटल जो है आ रहा है, दैट में भी 1s 2s 3s एनीथिंग। ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे। इसका कोई डायरेक्शन तो होता है नहीं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं यार? इसका कोई डायरेक्शन तो है नहीं, बस सामने आएंगे, क्लोज आएंगे और क्लोज आने के बाद एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। सो दिस इज द ओवरलैपिंग स्पेस यू आर फाइंडिंग। यहां पर ये एक ऑर्बिटल बना है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा 2 इलेक्ट्रॉन? मान लीजिए इधर से जो आ रहा था क्लॉकवाइज था इलेक्ट्रॉन, इधर जो घूम रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज था, ऐसे घूम रहा था एक इलेक्ट्रॉन, एक घूम रहा था ऐसे। ओवरलैप किया जैसे ही तो इस तरह से एक ऑर्बिटल बन जाएगा और यहाँ पर एक नया ऑर्बिटल बनेगा, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कह सकते हैं। क्लियर है? इससे जो इस तरह के जो ओवरलैप होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? हेड ऑन। एक और नाम है, लिख लीजिए आप चाहे तो, एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक ही एक्सिस पे आ रहा है, लीजिएगा एक्सिस पे आ रहा है, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप जब करें तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करें। एसएस आपने देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं क्या? एसएस हो गया ना? एसएस हो गया बच्चा, ध्यान दीजिएगा, एसएस हो गया। अब एसपी देखने जा रहे हैं। क्लियर है? अब हम देखने जा रहे हैं एसपी ओवरलैपिंग। ये सब और ज्यादा क्लियर तब होगा, ये तो अभी हम थ्योरी बता रहे हैं, एग्जांपल्स बताएंगे तब जाके और ज्यादा क्लियर। ठीक है, आगे बात करें। एक एस ऑर्बिटल है, ये है एस ऑर्बिटल, चाहे 1s हो 2s हो 3s हो कोई फर्क नहीं। एक है पी ऑर्बिटल, दैट पी में भी px py और pz। ये आपका px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोले सर py तो ऐसे बनाते, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम ऑर्बिटल को ऐसे बनाओगे तो s इधर से आ जाएगा, इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी है, तो आना तो ऐसे ही। अप्रोच ऑफ दिस समझ में आ रहा है? तो किधर से भी आ सकता है। तो हम यहां पर अगर ये px py pz ले रहे हैं, कुछ भी लो आप, 2px 2py 2pz 3px 3py 3pz, ऐसे ही अप्रोच करेगा एक दूसरे के पास। क्लियर है कि नहीं?
और ध्यान ये बात रखना है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए, तब जाकर के एक दूसरे को क्लोज आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। हाँ ना, अभी थोड़ा देर पहले देखिए, अगर सेम रोटेशन है इलेक्ट्रॉन का तो अट्रैक्शन थोड़ी रिपल्सन हो जाता है। अगर कहीं पर स्पिन ऑपोजिट हो रहा तभी अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा तभी ओवरलैप होगा। अब अगर ओवरलैप हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल आपको यहाँ दिख रहा है और ये एक p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा इस प्रकार, यहाँ पर ओवरलैपिंग दिख रहा है। यहाँ पर एक नया ऑर्बिटल बन चुका है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक s का और एक p का। बोलो क्लियर है? मस्त समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है? तो आपने s और sp दोनों देख लिया। अब हम pp में देखेंगे और pp में कह रहे हैं 2 टाइप का ओवरलैपिंग हो सकता है, हेड ऑन भी और पैरेलल भी। ये दोनों को हमको देखना है, क्लियर है कि नहीं? तो इसको दोनों को देखना है। तो अगर आप इस चीज को लिख लिए हैं तो हम मिटाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं अब P और P के बीच। अगर आप लिख लिए हैं मिटा रहे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम P के बीच में ओवरलैपिंग देखेंगे जिसमें हेड ऑन भी देखने को आपको मिल जाएगा और साइड वाइज भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चल हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं PP ओवरलैप। S हो चुका है, अब हम देखेंगे यहाँ पर PP ओवरलैप। ठीक, तो PP ओवरलैपिंग जो है 2 तरह से हो सकता है कह रहा है, तो किस प्रकार 2 तरह से हो सकता है? मान लीजिए ये एक p ऑर्बिटल है, एक और p ऑर्बिटल है। अप्रोच करने का तरीका इस प्रकार है, यहां पर एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन है। तब जो ओवरलैप होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, हम छोटा सा बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा बना दे रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा बना दे, आप लोगों के लिए सुविधा होगा, छोटा बना देते हैं। देखिएगा आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। एक p ऑर्बिटल हम बना रहे हैं, ये है, और एक p ऑर्बिटल बना रहे हैं, डंबल है। इस तरह से अगर अप्रोच कर रहा है तो एक्सियली अप्रोच कर रहा है, देख रहे हैं, ये एक्सियली अप्रोच कर रहा है, एक्सिस टू एक्सिस अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, वो होना ही चाहिए, अदरवाइज अट्रैक्शन होगा ही। तो रिजल्ट जो होगा वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये एक ऑर्बिटल है और इधर से एक ऑर्बिटल जो है आकर के इसके साथ ओवरलैप कर गया, यहाँ पर ओवरलैपिंग स्पेस आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक नया ऑर्बिटल बन चुका है जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये। क्लियर है कि नहीं? दिस इज हेड ऑन, दिस इज हेड ऑन ओवरलैप। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? दिस इज हेड ऑन ओवरलैप। ये जो नया ऑर्बिटल बन रहा है इसका शेप होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ये जहां पर मैच किया है ये वाला पॉइंट दिख रहा है और ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये 2 पॉइंट को हम यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ये जो स्पेस आपको पूरा दिख रहा है ना, इस स्पेस को थोड़ा सा बड़ा करके बना दीजिएगा इस प्रकार। क्लियर है? और ये जो स्पेस आपको 2 दिख रहा है लोब्स, ये छोटा सा इधर से बना दीजिएगा और एक इधर से बना दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? इस तरह से इसका शेप को डिजाइन किया गया है इस तरह से। बोलिए क्लियर है? क्या आपको क्लियर है? समझ में आ गया है? क्लियर है? इसको डायरेक्शन कैसे दिया जाता है? इसको ऐसे दिया जाता है, यहाँ पे प्लस लिखा जाता है, यहाँ माइनस लिखा जाता है, यहाँ माइनस, डायरेक्शन के लिए, बस ओरिएंटेशन के लिए। ऐसा नहीं कि माइनस लिखे तो वहां इलेक्ट्रॉन है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। ये ओरिएंटेशन है, इसका लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। क्लियर है? आगे बात करेंगे हम। तो सर आपने बोला PP में हेड ऑन हो सकता है, जो कि आपने दिखा दिया, हेड ऑन आपको दिख गया है यहाँ पर। अब हमको PP में लैटरल ओवरलैपिंग भी देखना है, तो लैटरल होने का तरीका कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, P को हम इस प्रकार बनाएंगे, एक और P को हम इस प्रकार बनाएंगे, दोनों का अप्रोच इस तरह से होगा, दोनों का अप्रोच, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। बोलिए क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस पर अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तभी जाकर के समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर एक इस पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमना चाहिए, तब जाकर के। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट देखिए, अच्छा लगे। यहां पर आपको P एक दिख रहा है, एक और P जो है इसके साथ यहां से ओवरलैप किया है। आपको क्या ओवरलैपिंग स्पेस दिख रहा है? 2 जगह ओवरलैप किया है, ऊपर भी नीचे भी, ध्यान रखिएगा। लेकिन 2 जगह भले ओवरलैप किया है, लेकिन इससे कम ओवरलैपिंग स्पेस है। ये जो ओवरलैपिंग स्पेस है ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। आप 2 तरह का ओवरलैपिंग को देख रहे हैं, हैंड से समझने का कोशिश कीजिए। दिस इज हेड ऑन कॉलिजन या हेड ऑन ओवरलैपिंग, कॉलिजन फिजिक्स में पढ़ोगे।
क्लियर है कि नहीं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इस तरह से आप जब ओवरलैप करा रहे हो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, क्लियर है कि नहीं? यहाँ टच सिर्फ होता है, टच। हमने आपको समझाने के लिए, हो सकता है कि स्पेस आपको ज्यादा दिख गया है, लेकिन ओवरलैपिंग का सिर्फ टच होता है और इसमें ओवरलैप होता है, अच्छा खासा जगह ओवरलैप होता है। इसी का रिजल्ट में देखो ना, ये जगह को हमने ये बड़ा सा बना दिया बीच में, क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सा ओवरलैपिंग है? हेड ऑन, और ये वाला लेटरल दिख रहा है वहां पर, क्लियर है? तो इसका रिजल्ट जो आप देख रहे हैं इस तरह से, इसको ऐसे भी बनाते, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो आपको दिख रहा है ना ये वाला प्लेन, इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन का चांस होने का नहीं है। सो दिस इज यू कैन से नोडल प्लेन, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ऊपर एक प्लेट बना दीजिए, नीचे एक प्लेट बना दीजिए, इस तरह का, इस तरह का एक प्लेट बना दीजिए, नीचे भी इस तरह का एक प्लेट बना दीजिए, ठीक है? यहां पे इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस है, बीच में इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस कोई भी नहीं। इसको ऐसे बना सकते हैं, क्लियर है? तो हमने जैसे कि आपको कहा था कि हेड ऑन भी हो सकता है पीपी में, दिस इज हेड ऑन, ये जो तरीका है, और ये जो है वो क्या है? लेटरल, क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे। क्या हम आगे चले? ध्यान दीजिएगा, अब हम पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। लिख रहा है एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड दस शोइंग हेड ऑन ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, चारों तरफ स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिकल होता है। इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार का ओवरलैपिंग शो करता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो ना, एस जहां पर भी है, एस एस और एस पी दोनों ही क्या है? हेड ऑन में पार्टिसिपेट किया था, इसके पहले हम देख चुके हैं, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड। पी के पास होता है अपना एक डायरेक्शन, इस वजह से एंड दस सो इधर हेड ऑन ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग। बोल रहा पी और पी जब मिलेगा तो हेड ऑन भी हो सकता है ओवरलैपिंग, और पी पी जो मिलेगा तो लेटरल ओवरलैपिंग भी हो सकता है। बोलो क्लियर है कि? थ्योरी लिखा हुआ समझा दिया वैसे, क्लियर है कि? आगे अब एक पॉइंट और जो यहां पर अभी तक डिस्कस नहीं किया, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दो टाइप का ओवरलैपिंग है, हेड ऑन और लेटरल। ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स गिव्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो अलग बॉन्ड बनेगा, अलग टाइप का बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड ही है, कोवलेंट बॉन्ड ही, कोवलेंट बॉन्ड का दो टाइप हो गया, सिग्मा एंड पाई। हेड ऑन होगा जब तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ओवरलैपिंग जब होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। बस यही अब आपको ध्यान रखना है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब लेटरल ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब पी पी अगर इस तरह से मिलता है तो इससे क्या बॉन्ड बनता है? सिग्मा बनता है, लेकिन पी पी अगर इस तरह से मिलता है तो पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? एस पी जब मिलेगा तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा, पी एस एस जब मिलेगा तब हमेशा सिग्मा ही बनेगा, लेकिन पी पी जब बनता है तो चांस होता है सिग्मा बनने का भी और पाई बनने का भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले सिग्मा बन चुका होगा। इसके बारे में डिस्कस होना चाहिए थोड़ा बहुत, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे जब आप एग्जांपल करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का अब दो टाइप हो गया, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसके कैटेगरीज। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए पहले उसको पढ़ेंगे फिर एग्जांपल बनाएंगे। ध्यान अब हम क्या करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेंगे। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पहले से पता होना चाहिए एग्जांपल करने से पहले। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, लिख रहा है इट रिजल्ट्स फ्रॉम एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, एक ही बात है। क्लियर है ना? एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ टू एस ऑर्बिटल, या दो एस ऑर्बिटल के बीच में हो, एस एस, टू पी ऑर्बिटल के बीच होना चाहिए, टू पी पी ऑर्बिटल, समझ में आ रहा? पी पी के बीच, और एक एस और एक पी ऑर्बिटल के बीच में हो सकता है। लेकिन यहीं पर अगर पाई बॉन्ड बनना है तो याद रखिएगा पी और पी के बीच में ओवरलैपिंग होता है। बोले सर यहां भी बोले वहां भी बोले, अभी तो पढ़ा। पी पी में जब होता है तो सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। लिख रहा है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द साइड वाइज, लेकिन ध्यान रखिएगा पी पी जब कैसे मिलेगा? साइड वाइज मिलेगा, जिसे आप लेटरल कह रहे हो, लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू पी ऑर्बिटल्स। ध्यान रहेगा, ऑलरेडी हम जानते हैं, बस ब्रीफ कर दे रहे हैं। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, पाई बॉन्ड? तो लिख रहा है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर, दिस इज लेस स्ट्रॉन्गर। ऐसा क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग स्पेस ज्यादा किसमें होता है? याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड में। याद रखिएगा कि ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग स्पेस जिसका ज्यादा होता है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है या बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है। बॉन्ड एनर्जी इस बात पे डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग स्पेस किसका ज्यादा है। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, जब हेड ऑन कॉलिजन होता है जिसे इंड टू इंड कॉलिजन बोलते हैं, एक्सियल कॉलिजन बोलते हैं या ओवरलैपिंग बोलते हैं, वहां पर स्पेस ज्यादा होता है। ओवरलैपिंग ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू पाई। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़। तो बॉन्ड एनर्जी इसका कितना? तो अप्रोक्सीमेटली जो एक सिग्मा बॉन्ड होता है उसका 80 किलो कैलोरी बॉन्ड एनर्जी होता है, और यही चीज अगर आप देखें पाई में तो 65 किलो कैलोरी देखने को मिलेगा, तो कम होता है। आपको पहले से ही बताया। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? आगे बात करते हैं। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा, लिख रहा है लेस रिएक्टिव, ये लिख रहा है मोर रिएक्टिव। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार मार्क करके रखिएगा। लिख रहा है कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सिग्मा बॉन्ड अगर बनना है ना तो वो अकेले भी बन सकता है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड बनना है तो पहले से एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। लिख रहा है ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विथ अ सिग्मा। पाई बॉन्ड तभी बन सकता है जब पहले से एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ हो, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो किसी पाई का जरूरत नहीं है, वो अकेले भी बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात करते हैं। The electron cloud is symmetrical about the internuclear axis। आपने जो भी शेप पढ़ा अभी देखा, उसमें जो एक्सिस था न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस के बीच का जो एक्सिस था उसी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनाया, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ इंटरमोलिकुलर एक्सिस। अभी आपने पाई पी और पी को मिलाया था तो ऊपर एक प्लेट इस तरह से बनाया था और नीचे एक प्लेट इस तरह से बनाया था। क्लियर है कि नहीं? ऐसे लिखा था। तो या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रहेगा या तो नीचे रहेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। किसमें? पाई में। लेकिन इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में होता है हर जगह। आप अभी ड्राइंग बनाए थे, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? अरे पी को जब इस तरह से मिला रहे थे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ही इलेक्ट्रॉन है। एस को भी ऐसे मिला रहे तो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में है। एस और पी को मिला रहे तब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में है। लेकिन पी को मिला रहे तो दो तरह का, या तो ऐसा या तो ऐसा। जब ऐसा कर रहा है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे में कहां पे चला जा रहा है? या तो ऊपर या तो नीचे, बीच में नहीं है। तो बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिलता है जब पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर है नहीं? या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा। बोलो समझ में? अगर समझ गए हो ना तो अब हमें क्वेश्चन बनाना चाहिए। विदाउट क्वेश्चन ये थ्योरी अधूरा है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, अब अप्लाई करने तो आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए सवाल बनाएंगे। अब हमें पीपीटी के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने होंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो पहले आसान एग्जांपल से शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझ में आए। एग्जांपल नंबर 1, एक मॉलिक्यूल बनाना है हमको H2। इतना आसान, मतलब हम लोगों को पता है H और H बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। हमको देखना है हाइब्रिडाइज, सॉरी मुंह से निकल गया हाइब्रिडाइज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पीवीटी की हेल्प से हमें देखना है, ओवरलैपिंग कराएंगे ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन पहले हमने लिखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए 1s1। एक और हाइड्रोजन है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए 1s1। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, दोनों ही ऑर्बिटल क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? ऐसा कोई टाइम जिस टाइम पर ये दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी स्पिन करते हुए पास पास आया। एंटी स्पिन होना चाहिए, एक में अगर क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो S आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन का एक S ऑर्बिटल हमने बनाया, दैट इज 1s बोल सकते हैं। इस हाइड्रोजन का एक और बनाया, दिस इज सिमिलर 1s। और ये एक दूसरे के सामने अप्रोच कर रहा किसी टाइम जिस समय इसका इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है और इस हाइड्रोजन का रोटेशन इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये क्लोज आएगा तो क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग होगा। और ओवरलैपिंग की वजह से, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा इसके वजह से एक बॉन्ड बनेगा। और वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चा? S और S के बीच में जब भी ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? तो आपको यहां से दिख रहा है ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला क्या है? हाइड्रोजन है। दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन हो ना, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ओवरलैपिंग समझ में आ गया? बहुत आसान था। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। धीरे धीरे लेवल आप करेंगे, धीरे धीरे समझना। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। नेक्स्ट एग्जांपल HF। इसमें एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा एटम फ्लोरीन। ओके, तो हाइड्रोजन के बारे में
अगर हम बात करें तो 1s1 जिसका ऑर्बिटल एक ही है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ। फ्लोरीन आपके पास पता होना चाहिए 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5 तक जाएगा। तो ये जो बाहर का आपको ऑर्बिटल दिख रहा है उसको हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 पी में कितना होता है ऑर्बिटल? 3, px py एंड pz। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5। क्लियर है? दिख रहा है ये हाफ फील्ड है जिसे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है हाफ फील्ड है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? हाफ फील्ड होना चाहिए या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहां से ये हाइड्रोजन का कौन पार्टिसिपेट करेगा? सर 1s पार्टिसिपेट कर रहा, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पर आपको दिख रहा है फ्लोरीन, फ्लोरीन का कौन सा? px py एंड pz दिख रहा है, pz। तो यहां से आप pz को लेकर के आइए पास, लेकिन एक समय ऐसा होना चाहिए अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग किस प्रकार होगा आपने ऑलरेडी पढ़ा अभी। ओवरलैपिंग एस और पी के बीच में इस तरह से करा देते हैं। एस और पी के बीच में जब भी ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा किसके किसके बीच में? हाइड्रोजन 1s हाइड्रोजन, और ये pz किसका ले लिया था? एक्चुअली में pz असल में कौन सा pz है? 2pz है, तो पूरा पूरी लिख सकते हैं आप 2pz के बीच में क्या बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड। बोलो क्लियर है? क्लियर है? समझ में? और एग्जांपल लेते हैं, चलिए थोड़ा सा और अलग करते हैं थोड़ा सवाल। मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, आपके पास एक सवाल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF आपने अभी जस्ट सुना, ठीक है? उसी तरह से अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, फ्लोरीन फ्लोराइड फिर ब्रोमाइड ले ले, फिर आयोडाइड, ठीक? क्लियर है? हाइड्रोजन तो सब में है, यस और नो, बस हेलोजन अलग अलग है। एक में फ्लोराइड है, एक में क्लोराइड है, एक में ब्रोमाइड है, एक में आयोडाइड है। तो फ्लोराइड में कौन सा पी का इस्तेमाल कर रहे हो तुम? देखो 2p का, तो 2pz का इस्तेमाल तुमने कर लिया यहाँ पर। किसमें? फ्लोराइड में कौन सा ऑर्बिटल का यूज कर रहे हो? सर 2pz का यूज कर रहे हो। क्लोराइड में क्या करोगे? अरे 3pz का यूज करोगे ना। ट्रिक समझ रहे हो? क्या बोल रहे हो? इसमें 4pz का यूज करोगे ना, इसमें अरे 5pz का यूज करोगे ना। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? हाइड्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन का किसका यूज करो? 1s, इसमें 1s इसको नहीं लिख रहे हैं हम। तो डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है? ये चीज है। क्लियर है कि नहीं? आपसे हम पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा? सब में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा ना, कोई दिक्कत? क्योंकि एक S है और एक P है, तो S और P के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड, तो सभी कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किसके ज्यादा? बच्चा ये जो आपको दिख रहा है ना 5pz न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, इस वजह से जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसे आप बॉन्ड लेंथ कहते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वही है, वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो HI में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ इज HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। देखिए पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्बेंस मत कीजिएगा, ठीक? बॉन्ड लेंथ अगर आपको पता चल गया तो बॉन्ड एनर्जी भी पता चल जाएगा, या बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसे आप कहते हो। बताओ जरा, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा? मजबूत सबसे बॉन्ड कौन होगा? बोले सर सबसे छोटा बॉन्ड जो होता है, सबसे छोटा बॉन्ड यहां पर दिख रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा HF में हो जाएगा, फिर HCl में हो जाएगा, फिर HBr में हो जाएगा, फिर HI में हो जाएगा। यहाँ एक बात कह रहा है, ध्यान रखिएगा हमेशा, कि VBT ये कहता है कि सबके बीच में भले सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या है? सबका अलग अलग है, हाँ ना? क्लियर है कि नहीं है? HF के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, वो H और Cl के बीच में नहीं है, H और Br के बीच में नहीं है, H और I के बीच में नहीं है। समझ में आ रहा है? ये कौन कहता है? आपका VBT कहता है। सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सर सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन सभी सिग्मा बॉन्ड का लेंथ अलग अलग है, इस वजह से बॉन्ड एनर्जीज भी अलग अलग है। यही इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। सभी सिग्मा बॉन्ड है और सभी सिग्मा बॉन्ड का लेंथ अलग अलग तुमने कर दिया। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ VBT। जो ठीक करने जाएंगे हम हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तब,
फिलहाल और भी क्वेश्चंस बनाना होगा, यहीं पे खत्म नहीं हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज एग्जांपल नंबर 4। हम अभी जो मॉलिक्यूल लेंगे वो है आपका BF3, ठीक है, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड। इससे कुछ सीखने को मिलेगा धीरे धीरे। कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स आपके सामने लेंगे जिससे कुछ नया चीज सीखने को, ठीक है। आप लोग आवाज कर रहे हैं मत कीजिए प्लीज, है ना। और पैर को थोड़ा कम चला वाला, आराम से। यहाँ खेल क्रिकेट यहाँ भी लगा रहा। चलो ध्यान दो, बोरॉन के बारे में बात करते हैं। चलो पहले बोरॉन। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p1 आपने बना दिया। आपको फ्लोरीन दिख रहा, कितना फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन। तीनों फ्लोरीन के लिए आपको बनाना होगा अलग अलग। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। 1s2 2s2 2p5 है ना। तो 1s2 2s2 2p5, 1s2 को तो हीलियम लिख सकते हैं। अरे रिवाइज करा दे रहे हैं, इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना। 1s2 हो गया, उसके बाद क्या था, 2s2 2p5, 2s2 2p5। बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट बार जब हम क्वेश्चन बना रहे होंगे तो ये सब हम उतना नहीं बना रहे होंगे। आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, बोलने का मतलब। अब बार बार थोड़ी बनाएंगे, एक ही चीज को 3 बार बना रहे थे। क्लियर है ना, टाइम सीख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर दिख रहा है 2p5, तो हम यहाँ पर p ऑर्बिटल हमने बनाया जिसमें 3 घर होते हैं। p ऑर्बिटल हमने बनाया, ऑब्वियसली 2p5 है, 5 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर भरना, फिल करना। तो थोड़ा अलग कलर के इंक से भरते हैं ताकि आपको विजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दिस इज द पैटर्न ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स। अब आगे बात करते हैं। तो सर इसमें क्या है, सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो सर 2p1 है, खाली है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो बच्चा, क्या है, 2p1 है, 2p1। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर भरने जाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है सर, है ना। यहां पर आपको यह दिख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर 1 है सर, यहां पर 1 है सर, और यहां पर 1 है सर, 3 है ना। और यहां पर सिर्फ 1 है। कैसे होगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कराने के लिए क्या चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 के साथ ओवरलैप कर जाएगा, बाकी तो फ्लोरीन क्या करेगा, समझ में आ रहा, एक तो चल जाएगा, ठीक है, एक फ्लोरीन बोरॉन के साथ मैच कर गया, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लिया, ये 2 फ्लोरीन का क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, सीखिएगा इससे क्या बोल रहे हैं कि जब जो सेंट्रल एटम है उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम दिखे ग्राउंड स्टेट में, अभी जो है वो ग्राउंड स्टेट है, उस समय जब ये 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के साथ मैच कर गया कोई दिक्कत नहीं, ये 2 फ्लोरीन अपना ऑर्बिटल लेकर के इसके पास जाता है ना, तो इसका खुद का जो ऑर्बिटल होता है वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के वजह से जो उसी सेल में प्रेजेंट, ये 2p सेल में ही तो 2s भी प्रेजेंट है, उसी सेल में प्रेजेंट जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होना चाहता है एक्साइटेड होकर। तो आप कहां चले जाएंगे फिर, एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो आपका ये जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक ही बचेगा, और 2p में जो 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो 2 हो जाएगा, एक पहले से था, एक अभी आया। नाउ यू कैन चेक आउट कितने ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, दैट इज 3 है। समझ में आ रहा है, ये तब होता है, नोट करके लिख देंगे ये चीज। क्या बोल रहे हैं कि अगर ग्राउंड स्टेट में उसके पास एनफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये कब होगा, जब साइड एटम से अप्रोच करता अपना ऑर्बिटल लेके, भाई हम आ रहे हैं, तो घर में एडजस्टमेंट करते हो कि नहीं करते हो, एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं तो बस वही हो रहा है। अपने घर में जगह नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट, मेहमान है आ रहा है, नहीं बोलते ए बबू तुम आज यहाँ नहीं सोना वहां सो जाना, बस वही होगा, इधर नहीं सुला के उधर सुला दिया। लेकिन वही ऑर्बिटल में ऐसा नहीं कि 2s से उठा करके 3p में डाल दिए जाके, वो ऐसा मत कर देना। सेम एनर्जी लेवल लगभग होना चाहिए, 2s और 2p का लगभग सेम एनर्जी लेवल है। क्लियर है कि नहीं, एक ही ऑर्बिटल का पार्ट, सॉरी एक ही सेल का पार्ट है, 2s और 2p एक ही सेल में होता है, तो समझ में क्लियर है।
तो फिलहाल ओवरलैपिंग जो होगा किसके किसके बीच, चलो कराते हैं। देखो ध्यान से, मान लो इसका ओवरलैपिंग इसके साथ करा देते हैं, इसका ओवरलैपिंग हम इसके साथ करा देते हैं, और इसका ओवरलैपिंग हम इसके साथ करा देते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहां पर फिलहाल क्या देख रहे हैं, एस देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? बोरॉन, बोरॉन का एस। ये बोरॉन है, बोरॉन का एस। कौन सा एस? आप बोलिएगा कौन सा एस? बोले सर 2s, बोरॉन का 2s। किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? फ्लोरीन का 2pz के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 2p है ना, लास्ट वाला क्या होगा? 2pz, 2pz के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो s और p के बीच ओवरलैप जब भी होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। बोलो हाँ कि नहीं? सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर आते हैं, क्या है ये? बोरॉन का 2px है ना? तो यहां पर बोरॉन का 2px जो है वो ओवरलैप करेगा किसके साथ ना? इस फ्लोरीन का 2pz के साथ, 2pz के साथ। आपसे पूछ रहे सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा? पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनना चाहिए? सिग्मा, तभी जाकर के पाई के बारे में चर्चा होता है। पाई कभी भी बिना सिग्मा के नहीं आ सकता है, तो सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के साथ। दैट्स इट, खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं। एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है जो ओवरलैप करेगा इस फ्लोरीन के साथ। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? बोरॉन का, बोलो 2py जो है ओवरलैप करने जा रहा है किसके साथ? इस फ्लोरीन का 2pz के साथ। जब आपसे पूछ रहा है यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोले सर यहां पर भी पहले क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही तो बनेगा। पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अब आपको पूरा ओपन करके हम नहीं दिखाए हैं, क्लियर है कि नहीं है? आप चाहें तो करके देख सकते हैं। इसका s, इसका 2pz के साथ मिला तो क्या बन गया? सिग्मा। इसका 2px 2pz के साथ मिला तो फिर सिग्मा। इसका फिर से 2py जो है मिला 2pz के साथ तो भी सिग्मा। तो अब से हम पूरा नहीं ड्राइंग बनाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगा दिखाएंगे। अभी तो पाई के बारे में आया नहीं ना, पाई के बारे में आएगा तब हम दिखाएंगे। यहां पर आप ये बात देख पा रहे हैं कि एक बोरॉन है और 3 फ्लोरीन है। बोरॉन का जब 2s फ्लोरीन का किसके साथ मिला ना? 2pz के साथ मिला तो क्या बॉन्ड बना? प्लस सिग्मा बॉन्ड। ये फ्लोरीन अलग फ्लोरीन है, और यहां पर जो दूसरे वाले लिख रहे हैं यहां पर दूसरा फ्लोरीन। फिर से बोरॉन तो सेम है, बोरॉन तो सेम है। बोरॉन का क्या? 2py, 2py किसके साथ मिला? 2pz के साथ मिला, 2pz के साथ मिला। लेकिन ये वाला जो 2pz है ये वाला फ्लोरीन का नहीं है, दूसरा फ्लोरीन का है। समझ में आ रहा है? ये वाला दूसरा फ्लोरीन का है। तो यहां पर भी क्या बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। फिर से आप देख सकते हैं यहां पर 2px है किसका? बोरॉन का, जो कि 2pz के साथ फिर से मिला, लेकिन ये फिर कोई तीसरा फ्लोरीन के साथ मिला है। खाली सिंबल लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कोई और फ्लोरीन है, ये कोई और फ्लोरीन है, ये कोई और फ्लोरीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 गो सिग्मा बॉन्ड यहां पर बना है। सो दिस इज ऑल अबाउट VBT ऑफ BF3। अब आते हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पाई वगैरह हमारे पास आए ताकि समझ में। यहां तक लिख लिया आप लोग? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 नंबर H2O। चलिए वाटर बनाते हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। इतना तो ज्ञान हो चुका होगा। ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4। यहां पर P आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। P 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। फिर हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है आपको दिख रहा है। हाइड्रोजन 1s1 होता है, 1s1 होता है। सिर्फ एक ही घर बना दे रहा भाई, एक ही घर है 1s1। कोई दिक्कत है? यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं है? तो इसके साथ इसका ओवरलैप करा दीजिए और इसके साथ इसका ओवरलैप करा दीजिए। क्लियर है कि नहीं है? तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। ऑक्सीजन का P ले रहे हैं, ऑक्सीजन का 2p ले रहे हैं, कौन सा 2py ले रहे हैं, और हाइड्रोजन का 1s ले रहे हैं। इन दोनों के बीच ओवरलैप कराएंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, आना। क्लियर है कि नहीं? कौन सा बॉन्ड बनेगा? अरे s और p के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। क्लियर है कि नहीं? एक और हाइड्रोजन है, इसका भी क्या ले रहे हैं आप? 2pz ले रहे हैं। किसका? 2pz है आपका ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का 1s1, तो इधर लिख रहे हैं 1s 1s 1। ये इसका हाइड्रोजन के साथ फिर से एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है,
तो क्या आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, फिर दूसरा हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड ही बना है, सिग्मा बॉन्ड ही बना। अभी भी पाई आपको नहीं देखने को मिला है, ये सर नो। तो कुछ एग्जांपल्स होना चाहिए ऐसा ना जिसमें पाई वगैरह आ जाए, मजा आ जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर ऑर्बिटल खोल खोल के क्यों नहीं दिखा रहे, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, क्या जरूरत नहीं है, पर क्लियर है कि नहीं? जो जहां जरूरत होगा वहां जरूर बताएंगे आप, डोंट वरी, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ जहां पाई देखने को मिलेगा। एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6, हम एक सिंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं O2। यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा फिर से, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, कोई सेंट्रल एटम नहीं है भाई, 2 ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन 8 है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। तो P4 आपने अभी जस्ट बनाया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने बदलिए। सिमिलरली एक और ऑक्सीजन है, तो यहां पर भी 1s2 2s2 2p4। तो यहां पर भी आपको P4 दिखने को मिल रहा है, तो 1 2 3 एंड 4। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है? चलो अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको नॉलेज होगा। क्या बोल रहे हैं, इस ऑक्सीजन का ये वाला है आपका 2py, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, px py एंड pz। तो दिस इज py, दिस इज pz, ये दोनों का कहानी है। हम py बना रहे हैं। अगर ये py है, अगर ये py है, नहीं बना सकते हैं, y ऐसे ही बनाना होगा, जरूरी है, हमारा इधर y एक्सिस है, तो क्लियर है कि नहीं? इसका हम py लिए और एक और ऑक्सीजन है जिसका py ले लेते हैं। चलो py और py के बीच में ओवरलैप करा रहे हैं, तो py इसमें जिधर लिया था इसमें उधर ही लेना पड़ेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग कराएंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं? एक्सियल ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग करा करके जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको डायरेक्ट दिखा रहे हैं हम, ठीक है? सामने आ रहा है, सामने आने के बाद क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो ओवरलैपिंग से ये बना आपका ओवरलैपिंग दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना? कौन कौन मिला? अब बोलेंगे ये क्या है सर, 2py है एक ऑक्सीजन का, और ये भी क्या है 2py है दूसरा ऑक्सीजन का। दिस इज सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन, यू कैन से, क्लियर है? मिल चुका है। अब आगे देखिए ध्यान से, ये क्या है 2pz है, यहां पर भी क्या है 2pz है। इस ऑक्सीजन का 2pz जो भी होगा ये इसका परपेंडिकुलर ही तो होगा। अरे y जिधर होगा उसका परपेंडिकुलर में 2p आना, क्लियर है कि नहीं? इसका भी हम 2pz बना रहे हैं, सो दिस इज व्हाट 2pz, दिस इज 2pz। अब इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगा, ये दोनों तैयार है ओवरलैप करने के लिए। अरे भाई ऐसा ओवरलैपिंग होता है, इधर टच होगा इधर टच होगा, तो यहां टच होगा और यहां टच होगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में कैसा होता है हम दिखा देते हैं आपको, लेकिन ओवरलैपिंग ऐसा होगा डायग्राम में समझने के लिए। बाकी आप देखिए ऐसा होता है, पहले तो आप एक्सियल ओवरलैपिंग करा दिए हैं इस तरह से, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, और जो जेड होता है इस तरह से ओवरलैप करता है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब सर यहां से जो बॉन्ड बनता है ना वो सिग्मा बनता है, लेकिन इस तरह का ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई। कोई बच्चा बोलता सर यहां भी पाई बना यहां भी पाई बना, रहे मूर्ख आदमी, दोनों जगह मिलेगा तो एक तो पाई बनेगा, समझा कि नहीं समझा? शुरुआत से बताते चल, इसका मतलब ये हुआ यहां पर एक ऑक्सीजन, ये वाला जो है सेंटर आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये वाला जो सेंटर दिख रहा है यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, और एक सिग्मा बनने के बाद दोबारा जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बनेगा, एक सिग्मा है और एक पाई। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है, एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई होता है। बोलिए समझ में? परम आनंद धीरे धीरे आएगा समझ। अब चलिए इसको हम यहाँ नहीं लिख करके थोड़ा स्पेस इधर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, उधर भी एक और एग्जांपल हो जाएगा मेरा, है ना? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई। आते हैं एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, 6th हो गया है, 7th नंबर एग्जांपल हम ले रहे हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन N2, ठीक है? नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। तो 7 अगर हो जाएगा तो बनाएंगे 1s2 2s2 2p3। तो p3 अगर है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इस तरह से, 1 2 3। एक और नाइट्रोजन है अगेन, तो हम पूरा नहीं बना रहे, इसमें भी क्या होगा, अरे 2p3 ही तो होगा, डायरेक्ट बना दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ। अरे इस नाइट्रोजन का भी तो ऐसे लिखेंगे और उसे फिर तो 2p3 होगा, क्लियर है? ध्यान से समझिएगा, अब इस चीज पर ध्यान दीजिए, इस चीज पर।
हमको यहां दिख रहा है 2px 2py और 2pz तीनों अनपेयर्ड है, यहां भी 2px 2py 2pz तीनों अनपेयर्ड है। क्लियर है कि नहीं? हम px के बारे में बात कर लेते पहले। लेट्स सपोज इट इज px 2px एंड 2px। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, दिख रहा है? यहाँ पे ओवरलैप किया, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये कंबाइन हो चुका है, खत्म इसका गेम। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से देखो यहाँ पर। अब 2py और 2py के बीच कनेक्शन होगा, तो हम लिख रहे हैं 2py एंड दिस इज 2py, इन दोनों के बीच कनेक्शन होगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इससे? पाई बॉन्ड। बोलो हाँ कि ना? अभी तो किया, तो एक सिग्मा के बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? अब क्या बच रहा है? ये कनेक्शन खत्म। अब आपको 2pz में कनेक्शन कराना है, ध्यान दीजिएगा। 2pz इसका परपेंडिकुलर होगा तो किधर होगा? बाहर। और इसमें भी बाहर, समझ में आ रहा? बाहर और अंदर दोनों, एक लोब बाहर की तरफ आएगा, एक लोब अंदर की तरफ होगा। तो बाहर से जो लोब इधर से आएगा और इसमें से जो लोब बाहर आएगा, ये दोनों ऐसे मिलेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? और अंदर से भी ऐसे मिलेंगे। तो ऐसे ओवरलैपिंग से क्या बनता है भाई? पाई बनता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम यहाँ पे, वैसा तो पॉसिबल नहीं है बनाना यहाँ पर, लेकिन हम कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, ये अगर 2pz है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2pz है, यहां पर मिला और इन दोनों को यहां पर ऐसे दिखा दे रहे, इससे भी क्या बॉन्ड बन रहा है? एक और पाई बन रहा है। ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, एक और पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सबको पता है। एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड। क्लियर? समझ में आ गया है? तो अभी से ये कंक्लूजन निकला, अगर आपको दो मॉलिक्यूल्स के, सॉरी, दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखता है तो वो सिग्मा ही है, कंफर्म। अगर दो बॉन्ड दिख रहा है तो एक सिग्मा एक पाई है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो एक सिग्मा और दो पाई है। बोलिए क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई। डन? समझ में आ रहा है? क्लियर है? और कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हम ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसमें सल्फर आपको सेंट्रल एटम दिख रहा है, तो सल्फर को पहले डील कीजिए। सल्फर 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहां तक 10 हो चुका है। 2 10 और 2 12 हो चुका है, 12 एंड 4 हो चुका है। क्लियर है? तो आपको यहां दिख रहा है 3s2 पूरा भरा हुआ है, 3p4 1 2 3 4। क्लियर है? आपके पास ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4, है ना? अगेन 1s2 2s2 2p4। यहां पर P आपको जो दिख रहा है, P में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यहां पर भी 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यहां पर दिख रहा है 2 और यहां पर दिख रहा है 2, 4 है, लेकिन यहां पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ओनली 2 ही तो है। तो आपको पता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये इसके साथ मान लीजिए एक्सेप्टेंस हो गया, चलिए, लेकिन ये क्या करेगा? ये जब जाता है अपना ऑर्बिटल को लेके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो भाई एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा? तो आपको पता है 3s 3p के बाद क्या होता है? 3d होता है, जो कि खाली है। 3d होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ सर, क्या 2p के बाद 2d होगा? नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2d नहीं होता है, लेकिन 3d होता है। तो खाली है पड़ा हुआ, ये खाली है जो पड़ा हुआ, बाहर की तरफ ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। 1 2 3 4 5 खाली पड़ा हुआ। तो कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चा? यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पे चला जाएगा। बाहर से, बाहर की तरफ से कोशिश कीजिएगा। अगर ये जाने के बाद भी नहीं होगा तो फिर अंदर से तब हम ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका बनाने जा रहे हैं। S ऑलरेडी भरा हुआ है, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है अभी तक। यहां पर देखेंगे P में तो 1 2 3 हो चुका है, और यहाँ पर जो है आपका D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है इसके वजह से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पर 1 2 3 4 रिक्वायर्ड था, 4 हो चुका है। अगर अब भी नहीं होता तो फिर एक्साइट करते तो यहां से इलेक्ट्रॉन वहां लेके जाते। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ कि ना? सो दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट,
एंड दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पूरा नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ओवरलैप कराते हैं, चलिए ध्यान से रखिएगा। आपने 3p का यूज किया, 3px के साथ आप ओवरलैप इस ऑक्सीजन का करा रहे हैं। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर एक ही तो सल्फर है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? एक ऑक्सीजन को हम स्टार मार्क करके लिख रहे हैं, ठीक है, स्टार मार्क करके लिख रहे हैं। तो हम यहां पर बात कर लेते हैं, एक सल्फर का कौन सा यूज हो रहा है, 3p कौन सा, 3px, और ऑक्सीजन का यूज हो रहा है आपका 2py। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सबसे पहला जो भी बॉन्ड होता है क्या होता है, सिग्मा होता है। हम बना रहे हैं यहाँ पे एक सल्फर और एक ऑक्सीजन, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना दिए, सिग्मा। आगे बात करें, चलिए यहां पर एक और आपको दिख रहा है सल्फर का, क्या है ये, 2py दिख रहा है। 2px हो चुका, 2py के बारे में बात करते हैं। ये किसके साथ कंबाइन करेगा? क्या इसी ऑक्सीजन का 2pz के साथ कंबाइन करेगा? अगर इसके साथ करेगा, अगर उसी ऑक्सीजन का 2pz के साथ कंबाइन करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बोलो। P और P के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है और उसी ऑक्सीजन का फिर से P में हो रहा है, तो क्या होगा, पाई होगा। अभी थोड़ा देर पहले देखे, सेम ऑर्बिटल्स के बीच में अगर पहला बॉन्ड सिग्मा बन चुका तो दूसरा क्या बनना है, पाई बनेगा। तो सेम ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, यही ऑक्सीजन जो स्टार मार्क करके रखे हैं, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। एक सिग्मा हो गया, एक पाई। दूसरा के बारे में बात करें, एक सल्फर का ये कौन सा है, 2py तो हो गया है, 2pz जो है मिक्स होने जा रहा है किसके साथ, एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ, दूसरे ऑक्सीजन का 2py के साथ। लेकिन अब यहां से कौन सा ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, दूसरा ऑक्सीजन। भाई यहां तक ये ऑक्सीजन स्टार वाला ऑक्सीजन खत्म, क्लियर है कि नहीं? ये दूसरा ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। तो अभी क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। इसी सल्फर के साथ एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन का, दूसरा ऑक्सीजन का, जो कि सिग्मा। अब फिर ये जो है इसके साथ मिक्स कर रहा है, मतलब सल्फर का क्या है आपका 3dxy, आपको पता होना चाहिए। अरे क्या होता है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y स्क्वायर, फिर dz²। तो थोड़ा सा टफ हो गया ना सर, d के बारे में तो बता ही नहीं थे। तो सुनो यार, d जब भी पार्टिसिपेट करता है ना, पाई बॉन्ड देता है, क्लियर। हम बोले थे लास्ट तक बने रहिएगा, अगर लास्ट तक बने हुए हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ये थोड़ा एडवांस लेवल में चलेगा। क्लियर है कि नहीं? d जब भी इन्वॉल्व होगा कौन सा बॉन्ड देगा, पाई बॉन्ड देगा। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए, 3dxy के साथ कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन का, कौन सा बॉन्ड, 2pz को मिला रहे हैं, क्या बनेगा, एक सिग्मा बन चुका है तो दूसरा क्या बनेगा, पाई बनेगा। यहाँ पर पाई, बोलो क्लियर है कि नहीं? दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये जो ऑक्सीजन का स्टार मार्क किया हुआ वो ये है, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीजन के साथ है भाई, ठीक है। ये जो बात आपने किया इस ऑक्सीजन के बारे में, क्लियर है, समझ में आ गया है? चलिए एक और एग्जांपल हम आपके सामने लेंगे, इसी को ले लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 ले लेते हैं, ठीक है, SO3 ले, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसके साथ क्या गेम होगा, देखिए ध्यान से। हम अभी सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो फिर दोबारा नहीं बना रहे, आपके सामने है, ऑलरेडी देख पा रहे हैं। लास्ट वाला बनाते हैं, 3s2 3p4 3d0, सल्फर के लिए 3s2 3p4 3d0। इसका आगे क्या है देखो तो कितना है, इसका आगे कितना है, 1s2 2s2 2p6, कितना है, 10 है ना। अरे नियोन है ना, क्या है, नियोन है। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना बनाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर क्या लिख दोगे, खाली नियोन लिख दो, इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है ना। अब ग्राउंड स्टेट इसका बना रहे हैं, S आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ पर P में 4 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 1 2 3 4, और D खाली है, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का है। तो लास्ट वाला खाली देख रहे हैं, बार बार पूरा नहीं बना रहे, यही वाला लिखना है, कौन सा, 2p4 लिखना है। आपका लास्ट में क्या दिख रहा है, 2p4 दिख रहा है, तो इसी को हम बना रहे हैं, 2p4 को खाली बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, फिर एक ऑक्सीजन है, अगेन 2p4 होगा, तो यहाँ पर आप 4 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, 1 2 3 4, अगेन ऑक्सीजन 2p4, तो फिर से 4 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे हम, 1 2 3 4। अब आपको क्या काम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है साइड एटम्स में। तो आपको दिख रहा है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 6
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में भी होना चाहिए। फिलहाल आपको दिख रहा कितना है? 2 है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम यहां से यहां जंप कराएंगे, तो जो नया अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ऑर्बिटल में, वो क्या मिल जाएगा? डी में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा, 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन आ चुका। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एज सेड बिफोर। बट ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 ही है। हमको कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो आपको और एक्साइट करना होगा। इसका मतलब अब आप यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे जो कि डी में जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं? 1 2 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 2। बोलो क्लियर है नहीं? इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया। क्लियर है? समझ में आया? दिस इज व्हाट? दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये तो आप जान चुके हैं, यहां तक ऑलरेडी किए थे। अब जरूरत इसका पड़ा तब जाकर के इसको किए। क्लियर है कि नहीं? जरूरत पड़ेगा तब ऐसा कर। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। हमको दिख रहा है सल्फर एक ही है लेकिन ऑक्सीजन 3 डिफरेंट है। क्लियर है? तो हम एक काम करते हैं, जैसे पहचान में आ जाए। ध्यान रखिएगा, इस ऑक्सीजन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये वाला रेड मार्क हम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। और ये वाला जब ऑक्सीजन के बारे में डील कर रहे हैं तो हम ब्लैक मार्क कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? और जब इस ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो कोई मार्क नहीं करेगा। ठीक, चलो आगे बढ़। ध्यान से सुनिए। सल्फर, एक काम करें, इसको मिटाएं यार, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, थोड़ा जगह का कमी होगा। इसको मिटा, लिख चुके हैं ना, इसको मिटा रहे हैं। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। सल्फर ट्राइऑक्साइड अब हमें बनाना है। हमें दिख रहा है सल्फर एक ही है लेकिन ऑक्सीजन अलग अलग है। पहले डील कर लेते हैं रेड मार्क वाला ऑक्सीजन के साथ। तो रेड मार्क वाला ऑक्सीजन को चलो रेड से ही लिख देते हैं। क्लियर है? तो सल्फर का कौन है जो मिक्स होगा रेड वाला इसके साथ? रेड वाला बोलो बोलो बोलो। सल्फर का सर पहला वाला कहां से? इधर से शुरू करो। कहां? ये कौन है सर? 3s। सल्फर का 3s ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन का इसके साथ सर 2p, बोलो 2py के साथ मिक्स होगा। तो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? सिग्मा बॉन्ड। पहला बॉन्ड जब भी बनेगा सिग्मा। तो हम यहां बना रहे हैं, ड्राइंग बनाते चल रहे हैं। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। वो वाला कौन सा ऑक्सीजन है जो अभी लिखे हैं? रेड मार्क वाला। कौन सा वाला? रेड मार्क। ध्यान रखिए। क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं। अगेन ये हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बच रहा है? 3px ले लिए हम सल्फर का। और इसी ऑक्सीजन का अगर हम क्या ले लें? 2pz ले लें तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तुमसे पूछ सर। एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, दूसरा बॉन्ड जो है पाई बनना चाहिए। दूसरा बॉन्ड अगर इसी के साथ बना रहे हो तो क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है और एक पाई बन चुका है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां पर हम सिर्फ कौन सा ऑक्सीजन के बारे में बात की है? इस रेड वाले ऑक्सीजन के बारे में बात। आगे बात करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्लैक वाला ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ब्लैक में लिखा करेंगे। ठीक ठीक ठीक, चलिए। सल्फर का बताइए। सल्फर का 2px यूज हो चुका है, सॉरी 3px यूज हो चुका है। 3py ले लेते हैं। ये 3py है, इसमें क्या है? 2py। भाई p और p के बीच में सिग्मा बन सकता है कि नहीं? हाँ, पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो यहाँ दूसरा किसी एक ऑक्सीजन के साथ आपने बॉन्ड बनाया और ये कौन सा वाला ऑक्सीजन है? ब्लैक मार्क वाला। क्लियर है? कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? आगे बात करें। एकदम धीरे धीरे समझने वाला चीज है, आप जंप करके आगे नहीं जा सकते। फिर से 3py हो चुका है। 3pz पे आते हैं। 3pz, सॉरी ब्लैक में लिख रहे थे ना, हम खुद ही कंफ्यूज कर जा रहे हैं, इतना सारा मार्कर है। बंद करना, लगाना, चलो चलो ठीक है। हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3pz, ये वाला 3pz। कौन सा वाला ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेगा? इसी के साथ करेगा। अगर 2pz, चलो तो लिखते हैं 2pz। क्या बोलेगा? बनेगा पाई बनेगा। एक बन चुका है सिग्मा, तो दूसरा क्या बन जाएगा? बोलो रे, पाई बन जाएगा। अभी फंसोगे कैसे तुम? देखो चलो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फंसोगे इसमें, फंसोगे। आगे ध्यान से देखना। अब तुम क्या यूज कर रहे हो? बोलो 3dxy। और इस ऑक्सीजन का किसके साथ यूज करोगे तुम? बोलो 2py। कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिग्मा। अभी हमने बोला डी जब भी इन्वॉल्व होता है तो क्या बन जाता है? पाई। और पाई अगर किसी और ऑक्सीजन के साथ तुम बॉन्ड पहला बना रहे हो तो सिग्मा ही तो बनना चाहिए, लेकिन ये डी क्या बता रहा है? पाई बनाओ। इसका मतलब तुम पहले मिस्टेक कर चुके। क्या है मिस्टेक जानते हो? मिस्टेक ये है कि तुम जब यहाँ पर मिक्सिंग कर रहे थे, इसका तुम मिक्सिंग इसके साथ कर दिए, ठीक। इसका तुम मिक्सिंग इसके साथ कर दिए, ठीक।
लेकिन इसका मिक्सिंग जब तुम इसके साथ किए तो फिर दोबारा इसके साथ मिक्सिंग इसका नहीं करना चाहिए, इसके साथ मिक्सिंग इसका कीजिए, इसके साथ मिक्सिंग इसका कीजिए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम समझ सकते हैं प्रॉब्लम होगा। यहां पर हम बोलना चाह रहे हैं ये जो 3DXY है जो सल्फर का है, यहां पर लिखिए, यहां से लिखिए 3DXY है जो कि पाई बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर जब आप लिख रहे हैं 3D, यहां पर क्या लिखे थे आप, यहां पे क्या लिखे थे एस वाला, अरे 3PY के बाद 3DZ लिखे थे ना यार, वहां पे मत लिखो, ये 3PZ लिखो, 3PZ अभी लिखे थे ना, मिटा दिए। तो 3PZ जो है इसका इसके साथ मिक्स होगा, 2PY के साथ मिक्स होगा। अब तो सिग्मा बन सकता है, P और P के बीच सिग्मा बन सकता है कि नहीं बन सकता, समझा कि नहीं समझा? तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बना था ना, वो पाई बॉन्ड यहाँ पर 3PZ और 2PZ के बीच में नहीं बना था, वो किसके किसके बीच बना था, 3DXY और 2PZ के बीच बना था, क्योंकि D जब भी इन्वॉल्व हो जाता पाई बॉन्ड गड़बड़ हो गया था। समझा कि नहीं समझा? अभी क्लियर कर दिए। हम यहाँ पर वैसे फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं, कंफ्यूजन जैसे कि ना हो, ठीक है? थोड़ा सा जगह चाहिए होता है। फिर से हम बता रहे हैं, एक बार देखिए, यहाँ से भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। समय लगने दीजिए, समय अगर नहीं दीजिएगा तो कोई भी चीज में आपको भाई क्लियरिटी नहीं आएगा कॉन्सेप्ट में, इसलिए समय दीजिए इस चीज। ध्यान से देखिए, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी लास्ट बॉन्ड बना नहीं है, बनाएंगे 3S 2PY, 3S 2PY, कोई दिक्कत? फिर क्या है देखो 3PX, ये 3PX और क्या है 2PZ, 3PX 2PZ, इन दोनों का हो गया। फिर तुम यहां से लो, यहां ले लो, क्या है ये आपका 3PY 2PY, 3PY 2PY। लेकिन हम कह रहे हैं 3PZ और 2PZ मत लीजिए, यहाँ 3PZ और 2PZ जो ले लिए थे वो गलत था, क्योंकि इससे पाई तो बन जाएगा लेकिन बाद में आके फंसेंगे। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ये गलत अगर है तो क्या सही है, इसके साथ आप दूसरे किसी ऑक्सीजन को मिक्स कीजिए जिससे आपका सिग्मा बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब आपके पास दो बचा हुआ है, एक इसके साथ मिक्स करा दीजिए और एक इसके साथ मिक्स करा दीजिए, दोनों ही पाई दे देगा। क्लियर है कि नहीं है? वो चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है, बोलो क्लियर है? समझ में आया? फिर हम बता रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो 3PZ जो है 2PY के साथ बनेगा तो सिग्मा बनेगा, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पर बना दिया, आपको दिख रहा है। एक और बनेगा जो लास्ट वाला है, दैट इज बोलो रे 3DXY लिख दिए ना, तो YZ होगा जो कि किसके साथ मिक्स कर रहा है, 2PZ के साथ मिक्स कर रहा है, जो कि क्या बॉन्ड बनाएगा, पाई बनाएगा। ये दूसरा एक ऑक्सीजन के लिए है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर से लिखे हैं, ये ऑक्सीजन कौन सा वाला के लिए, स्टार वाला के लिए है, ये समझ में आ रहा है? और यहाँ पर जो बॉन्ड बना पाई, ये हमने नहीं बनाई है, यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड बना दिया, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना सारा कहानी है पीपीटी के अंदर, पता नहीं स्कूल में क्या किया है, आई डोंट नो, इतने सारे कहानियां हैं। अच्छा क्या फायदा, क्या है क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन अभी हम दे देते हैं आपको, किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं इस तरह से पूछा जाता है, राइट द नंबर ऑफ p pi b pi d pi एंड d pi बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल दिया हुआ H3PO4 और H2SO4, ये आपके लिए टास्क है, लेकिन हम आपको एक हिंट के लिए क्वेश्चन बना के सिंपल वाला दिखा देते हैं, जो कि आपने अभी जस्ट बनाया, दैट इज SO2 बनाया, SO3 बनाया, सब बनाया ना, हाँ ना? इसमें S और O के बीच में इधर डबल बॉन्ड था, इधर भी डबल बॉन्ड था, हाँ ना? क्लियर है? S में क्या क्या ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए थे वो ध्यान रखना पड़ेगा सल्फर में। तो आपको अगर याद है सल्फर का, तो सल्फर में आपने सल्फर दैट इज 1s2 2s2 2p6 कितना होता है 16 ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये आपने किया था। और p4 मतलब हो गया आपका 1 2 3 4, इस तरह से भर दिया था, और यहाँ पर बचा था py और pz बचा था, जितना हमको याद। जहां तक बात है कितना से काम नहीं चला था, आपने 0 किया था और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उधर लेकर के गया था, है ना? याद आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया था, px भी इन्वॉल्व हो गया था, और आपका 3dxy इन्वॉल्व हुआ था, है ना? क्लियर है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? ये हुआ था, क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन था ना, एक ऑक्सीजन याद करो लास्ट में होता था 2p4, तो 2p4 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहां से मिल जाते थे, 1 2 3 4, यहाँ अनपेयर्ड 2 मिल जाता था, एक और 2p4,
तो यहां से आपका 2 और अनपेयर्ड मिल जाता था, 1 2 3 4, यहां से 2, तो 4 अनपेयर्ड जगह चाहिए था, 4 अनपेयर्ड ये सब है एस का। अभी जस्ट कराएं, आप देख सकते, क्लियर है कि नहीं? तो आप जब देखें कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो सल्फर का आपने 3px लिया, ऑब्वियसली तीनों 3 है, 3px लिया, और इस ऑक्सीजन का आपने ले लिया मान लीजिए 2py ले लिया, ठीक। कौन सा बॉन्ड बना दी? सिग्मा बॉन्ड, ये मान लेते हैं ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक। फिर से आपने 2py ले लिया है, यहां पर 3py और 3py इसका 2pz ले लिया, इस क्या बॉन्ड बन गया? सॉरी सिग्मा तो बन नहीं सकता, सेम के साथ ले रहा हूं। अगर इसके साथ इसको कंबाइन किए, इसके साथ इसको कंबाइन किए, दूसरा वाला क्या बन जाएगा? पाई। कोई दिक्कत? क्लियर? अगेन अब अभी बचा है pz, क्या बचा है? 3pz जो बचा है वो किसके साथ कंबाइन कर रहे हो आप? भाई दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ, दूसरे वाले ऑक्सीजन का है 2py, पहला वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है? 3dxy, मिक्स कर रहे हो तुम किसके साथ? ये वाला आपका क्या ना 2pz के साथ, क्या बनेगा? पाई। ये किसी और ऑक्सीजन का है, ये किसी और ऑक्सीजन का है ना? हाँ ना, समझ में? ये मान लो ये स्टार वाला ऑक्सीजन का है, ये वाला स्टार ऑक्सीजन, तो एक सिग्मा एक पाई आपने बना दिया, यहां पर भी आपको एक सिग्मा एक पाई बना दिया, क्लियर है ना? इसमें अगर सवाल आपसे यही सवाल पूछा जाता आपसे, होता कि जरा बताइए पी पाई डी पाई और डी पाई बॉन्ड्स कितना है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? पी पाई बॉन्ड, माना पाई बॉन्ड्स पी और पी के बीच मिलने से पाई बॉन्ड कितना बना है, तो यहां दिख रहा है पी और पी के मिलने से एक पाई बॉन्ड बना है, यहां दिख रहा है आपको, और कहीं दिख रहा है पाई बॉन्ड बना है? नहीं, और पी के मिलने से तो नहीं बना है, तो यहां एक हो जाएगा। फिर आप क्या निकालेंगे? पी पाई और डी पाई के मिलने से कितने पाई बॉन्ड बना है, तो यहां दिख रहा है डी और यहां दिख रहा है पी के मिलने से एक पाई बॉन्ड बना है, तो एक हो गया आंसर। फिर आपको क्या बोल रहा है? डी और डी के मिलने से कितना पाई बॉन्ड बना है, तो हमको कहीं नहीं दिख रहा डी और डी मिले हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर मॉलिक्यूल आपका SO2 दिया रहता और आपको सेम सवाल करता तो आंसर ये होता। यही जगह पी सिग्मा लिखे तो समझ में आ गया है सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये पूछा जाता है, इस टाइप से सवाल पूछा जाता है, क्लियर है? तो हिंट के हिसाब से आप इस सवाल को ले लीजिए, और आपको बनाना है H3PO4 और H2SO4, ये दो मॉलिक्यूल का कितने बॉन्ड है आपका? पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई और पी पाई, क्लियर है? तो इसी बात के साथ हम इस लेक्चर को करेंगे यहीं पर खत्म। आई होप VBT इज कॉन्सेप्चुअली क्लियर फ्रॉम दिस साइड। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।